जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण के टॉप 30 प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे पुराने आए हुए प्रश्नों पर। दोस्तों ये सीरीज़ अपनी दूसरी सीरीज़ है। इसका पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, बहुत शानदार है वो वीडियो। और वैसा कि वैसा ये वीडियो है, बहुत शानदार प्रश्न है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है आपको नोट करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वीडियो आपको कैसे लग रहा है ये ज़रूर बताइए दोस्तों। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर मुझे इस क्षेत्र में वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो मुझे पता चले, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। पहले शुरू करते हैं वीडियो, देखिए आपको कितने प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न है, अग्नि का समानार्थी है क्या है? पाहन, पादप, पावक या पावन? बताइए जल्दी से। अग्नि का समानार्थी, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी, बता दीजिए दोस्तों कमेंट करके। कौन सा है? पावक। अग्नि का कौन सा है? पावक है, ठीक है। और आगे देखो। हाँ, एक और एक मिस्टेक होती है दोस्तों, वो आपको बता देता हूँ मैं। अब हम क्या गलती क्या करते हैं वो शब्द में। एक दोस्तों शब्द आता है अनल, और एक आता अनिल। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? बताइए जल्दी से। अनल और अनिल में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से एक तो है हवा का, और एक क्या है? एक अग्नि का है। जैसे कि यहाँ पे था ये पादप और पाहन, ठीक है। पावन या पवन, पाहन यानी पत्थर होता है, ठीक है। तो मुझे अनल और अनिल का बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल अनल है ना, इसमें से नल को हटाओ, इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। पर इसको देखो, अनल को देखो, नल, नल में से क्या था? पानी आता, ठीक है। पानी अग्नि को बुझाने का काम आता। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? जो नल है वो अग्नि को बुझाता है, ठीक है। इस नल के कारण अग्नि को बुझता है। तो नल का संबंध किससे है? अग्नि से है। तो उससे से आप अनल को याद रख सकते हो। और अनिल क्या है? हवा है या वायु है, ठीक है। समझ गए बात? आगे देखो, अगला प्रश्न अपना, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत और बुराई। बताए जल्दी से, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल, कौन सा है? बुराई है। बुराई शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बुराई है। तो होना क्या चाहिए? भाववाचक ही होना चाहिए। बाकी दोस्तों एक बात देखा तो मूर्ख भी एक प्रकार की संज्ञा होती है, एक प्रकार का विशेषण भी होता है। पर इसको हम इस श्रेणी में नहीं रखें तो बुराई से आप समझ सकते हो कि संज्ञा कौन सा है, ठीक है। और आगे देखो, ये मूर्ख और ये क्या विशेषता है? विशेषण है जो कि विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है या विशेषण शब्द बताइए इनमें से, ठीक है। कौन सा? पहला देखो पढ़ाई, दूसरा गंभीर, तीसरा प्रभुत्व, और चौथा होता है विद्वत्ता। जल्दी से बता दो। एक शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अभी, जोरदार ट्रिक है। देखो, ये जो विशेषण और संज्ञा में अपनी जो एक मिस्टेक होती ना, संज्ञा कौन सी? भाववाचक। ये जो भाववाचक जो संख्या होती है ना, और जो विशेषण होता है ना, इसमें एक मिस्टेक होती है। उस मिस्टेक को निकालने का बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। देखो, कोई भी शब्द दिख जाए आपको तो उसका आगे क्या लगाना? आदमी लगा देना शब्द। जैसे आदमी या कोई भी रामेश, दिनेश, जो भी, या आप नॉर्मल एक आदमी शब्द प्रयोग कर लेना। लड़का मैं कहता हूँ तो मैं जो करता हूँ वो आदमी करता हूँ, तो एक आदमी शब्द है वो प्रयोग कर लेना उसके आगे। जैसे बुराई है तो बुराई आगे लगाओ, बुराई आदमी के आगे तो लगाए तो बुराई आदमी, नहीं जम रहा। मतलब क्या है? ये इसका विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो कौन सी? संज्ञा है। अब देखो इनमें से देखो, पढ़े आदमी जम रहा है क्या? नहीं जम रहा। अब देखो गंभीर आदमी, हाँ यार जम रहा है यार, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखो प्रभुत्व आदमी, नहीं यार। विद्वत्ता आदमी, नहीं। गंभीर से जम रहा ना,
तो मतलब गंभीर क्या है, विशेषण है, और विशेष्य क्या हो जाएगा अगर हम इसके पीछे जो शब्द लगाएंगे वो, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, अभी हमने लगाया आदमी, जो इसका विशेषण विशेष्य हो जाएगा, है ना। अगला देखो, अगला बहुत शानदार प्रश्न है। अच्छा तीसरा हो गया ना, चौथा देखो, चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है, कौन सा, भोजन, मिठाई, सजना और संस्कार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, क्रिया की क्या पहचान होती है दोस्तों, क्रिया क्या होती है, क्रिया और मुहावरे, एक बात ध्यान रखना, इनके पीछे क्या होता है, ना होता है। जैसे जैसे क्या, सजना, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सजना। और दौड़ना, खाना पीना, उठना जाना आना, ये सारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रिया। और मुहावरे, जैसे मुहावरे, जितने भी मुहावरे आप लोग हैं ना, उनका क्या हो जाएगा, उनके पीछे ना लगेगा। जिनके पीछे ना नहीं है वो क्या, कहावत है। 99% ये बात बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। तो जैसे 9 2 11 होना मुहावरा है ना, तो पीछे ना आ रहा है। तो इस प्रकार जितने भी मुहावरे होंगे उनके पीछे क्या आ गया, उनके पीछे ना आ जाएगा, ठीक है। 3 5 करना, 420 करना, तो जो भी मुहावरे हैं उनके पीछे ना आएगा। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है, आसमान से पेड़ उठाना, मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर करना, बहुत अभिमान करना, खरी खरी सुनाना और बहुत परिश्रम करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सरल प्रश्न है आ गए आज। तो देखिए बताइए जल्दी से, पांचों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जो, बिल्कुल पांचों प्रश्न क्या बता रहा है कि आसमान सिर पे उठाना मतलब बहुत शोर करना, कि इस लड़के ने तो आज इतना शोर किया कक्षा में कि आज तो इसने आसमान सिर पर उठा लिया। तो इस प्रकार आप वाक्य निर्माण के साथ मुहावरों का अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखो, चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ है क्या है, सेकी बघारना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना और आय से अधिक व्यय करना। बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मुहावरा में जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, वो शब्द कभी भी ना उसके अर्थ में प्रयोग नहीं होते हैं, और मुहावरों का अर्थ कभी भी दूसरे मुहावरे के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा। इसका बताओ आप, चादर के बाहर पैर पसारना, बिल्कुल क्या है, आय से अधिक खर्च करना। आय से अधिक खर्च करोगे मतलब आप अपनी चादर से गुदड़ी से बाहर पैर निकाल रहे हो, उसका खमेजा भुगतना पड़ सकता है आपको, कि या तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आ जाएगी, सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, और यह चादर फट जाएगी, ठीक है। तो अगर आप आय से अधिक खर्च करें तो आपका क्या हो सकता है, दिवालियापन आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न, डिबिया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बता दीजिए जल्दी से। पढ़ते पीछे लगता है, बताओ जल्दी से। अरे या पढ़ते नहीं है रे भाई, या पढ़ते नहीं हैं। अब बताओ लास्ट क्या बचा है, बस यही बचा है, या कौन सा ये है, इसमें क्या पढ़ते हैं, डिबिया में कौन सा शब्द पढ़ते हैं, या पढ़ती है, ठीक है। डिब्बा, डिब्बा से का डिब बचा, डिब्बा में यह प्रत्यय लगाया तो क्या डिब्बे हो गए, स्त्रीलिंग में इसका लिंग परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखो, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है, बताओ जल्दी से। प्रत्यय पीछे लगता, री पीछे है ही नहीं, इनमें दोनों मिस्टेक है। कर शब्द है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या नुक्ता है। और बताते घर अगर होता तो उपसर्ग के रूप में आता तो भी हम सोचते, प्रत्यय होता है पीछे आता है, तो ये दोनों छोड़ दो। अब ये बचे हैं बी और ई। तो उसके लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पहचानने की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है शब्द का अर्थ। शब्द के अर्थ के अनुसार समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय का हम अलग और जोड़ सकते हैं, अलग करना, विच्छेद करना और संयुक्त करना हम सीख सकते हैं। तो अभी याद देखिए, गरीबी, गरीबी मूल शब्द क्या है, गरीब है। गरीब में क्या लगा, ई प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बना, गरीब। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय क्या लगाया, हमने प्रत्यय लगाया ई प्रत्यय, ठीक है। ई प्रत्यय लगाने के कारण क्या हुआ, जो ये गरीबी है ना, ये शब्द बना, किससे बना, ये गरीब से बना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? देखो, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास व तत्पुरुष समास। बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा समास है? बहुत फास्ट चल रहा है आज हम, बहुत जल्दी से 30 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, एकदम मैराथन सुपर फास्ट की तरह। 9th क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दो आप। पुस्तकों के लिए आलय, आलय मतलब स्थान या घर है, पुस्तकों का आलय, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष में भी आगे पहुंचते ना तो हम सोचते कि पुस्तकों का आलय है या पुस्तकों के लिए आलय है, तो पुस्तकों के लिए आलय होता, ठीक है। आगे देखो, ने किस कारक का चिन्ह है? बहुत सरल प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करने से संपदाने के लिए पदान से लगन, तो ने कौन सा? कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या लगता है? नहीं लगता। बिल्कुल सरल सा प्रश्न आ गया, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है? ये इसमें थोड़ा सा आप अटक सकते हो, इसका बताओ जल्दी से। 11वें प्रश्न का उत्तर बताओ। शुद्ध शब्द बताइए जल्दी से। नंद की आनंद भाई, देखो आनंद गलत क्यों है? बताओ। इसका प्रयोग हो जाना चाहिए, ठीक है। किसका? अनुस्वार का। अगर विद्या, ये विद्यालय है, क्या होना चाहिए? विद्यालय होना चाहिए। और टिप्पणी, टिप्पणी गलत है, टिप्पणी होता है, क्या होता है? अणी, ये अणी होता है, ठीक है। अगर संन्यास, संन्यास बिल्कुल सही है, और इनको इस प्रकार भी संन्यास भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो यह कौन, यह बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा और इंदिरा। बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? दूसरे, कई बार परीक्षा में आ चुका है इंदिरा शब्द, तो बताइए जल्दी से कौन सा शब्द सही होगा? इंदिरा सही नहीं होगा, इंदिरा शब्द कभी सही नहीं होगा, इंदिरा नहीं होगा, क्या होगा अब बताओ? क्या होगा? इंदिरा। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल या ये वाला उज्ज्वल? बताओ जल्दी से। 4 एक जैसे ऑप्शन मिल गए, इसमें थोड़ा सा अटक सकते हो, ऐसा प्रश्न आए तब मजा आता है दोस्तों। कौन सा होगा इसमें? उज्ज्वल में। बिल्कुल, जिनके भी ये वाला उज्ज्वल आ रहा है ना, ये वाला उज्ज्वल बिल्कुल सही है। उत्तजन ज्वल, कौन सी संधि है? संधि है व्यंजन संधि। शब्द क्या है? उत, वो भी हलंत वाला, और आगे क्या है? ज्वल। और उत और ज्वल से क्या बनता है? उज्ज्वल बनता है, ठीक है। समझ गए आप? इस ये दे किस में चेंज हो जाता है? ये जे में चेंज हो जाता है। ये जो दे होता है ना, ये जो ते होता है ना, ते और दे, देखो संधि में तो इसको उद मान लेते हैं, ए उत मान लेते हैं, और इसमें विसर्ग में इसको क्या मान लेते हैं? उद मान लेते हैं। तो इस प्रकार का एक विवाद है उत और उद का, तो इसमें इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों में से आपको 2 ऑप्शन एक साथ नहीं मिलते, और मिलते हैं तो उस पर स्टे लग सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उत और उद दोनों आप मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एक कथन दिया था उन्होंने कि संधि में तो हम उद मानेंगे और उत मानेंगे संधि में तो, और विसर्ग उपसर्ग में हम मानेंगे उद को, तय मानेंगे संधि में, दे मानेंगे किस में? उपसर्ग में। तो उन्होंने कहा भाई संधि में आप ऐसा मान रहे हो, उपसर्ग में ऐसा मान रहे हो क्या, तो इसे भ्रमित नहीं हो गए क्या? फिर उन्होंने दोनों को मान्यता दे दी, दोनों को हम मान सकते हैं। तो ये बात आपको समझ गए होंगे। आगे चर्चा देखो, आगे प्रश्न अपना, नमस्ते का संधि विच्छेद है?
इनमें से कोई नहीं। नमहदंते, नमस्तंते, नमहदंते, बताओ। नमदंते है ना। हाँ बताओ जल्दी से। विसर्ग संधि है इसमें भाई साहब। नम दंते ऐसे हो जाएगा। नम किस में चेंज हो जाएगा? नम इससे में चेंज हो जाएगा। इससे के बाद हलंत है, और विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? से में चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? नमस्त बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो। मित्र का असमानार्थी शब्द है कौन सा? अरि, रिपु, अनुचर और सहचर। कौन सा है? सहचर। किसका? मित्र शब्द का। अरियन क्या था? दुश्मन। और रिपुअन क्या होता? रिपुअन क्या होता? रिपुअन भी दुश्मन होता है। ठीक है, आगे देखो। अनुचर यानी साथ में चलने वाला, परंतु सहचर यानी भी साथ में चलने वाला। अरे सॉरी, अनुचर यानी पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला, और सहचर यानी पीछे साथ में चलने वाला, है ना। अनुचर जो पीछे चलता है। आगे देखो प्रश्न। आगे प्रश्न है, सरस्वती का समानार्थी शब्द है, बताओ। शारदा, सच्ची, भवानी, कमला। बताओ जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? पाँच सेकंड में जवाब दीजिए इसका। आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। शारदा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने वो कभी प्रार्थना बोली होगी स्कूल में, तो बोल वो एक प्रार्थना है शारदे माँ, है शारदे माँ। तो वो शारदे माँ कौन सी है? वो सरस्वती माता है। ठीक है, उनकी प्रार्थना की जाती है। कमला कौन है? कमला विष्णु भगवान की पत्नी, मतलब लक्ष्मी माता है। भवानी दुर्गा माता। और सच्ची क्या? सच्ची किसको? चंद्रबाबू को भी कहते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। हाँ, उपकार। उपकार का विलोम शब्द कौन सा है? बताओ जल्दी से, क्या होगा? कृतघ्न, प्रतिकूल, प्रतिकूल और विकार और अपकार। उपसर्ग और विसर्ग में जैसा उपसर्ग होता है ना, उसका विलोम शब्द वैसे होता है। एक तो उपसर्ग में ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्यय में भी ये चीज़ ध्यान रखिए। जिस प्रत्यय से विलोम शब्द बना है, तो उस प्रत्यय से उसका विलोम शब्द बनेगा। मतलब दोनों शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का ध्यान रखना। अगर जैसा उपसर्ग लगा हुआ, जैसे कार शब्द, कार में क्या लगा? अप लगा तो अपकार हो गया, और उप लगा तो उपकार हो गया। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के है। विकार, विकार बिल्कुल अलग है। विकार कौन सा? वो विकारी और अविकारी शब्द। तो विकार क्या हो जाएगा? अविकार हो जाएगा। ठीक है, हम कृतज्ञ कहते हैं ना, तो कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो क्या हो जाएगा? इसका अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चारों ऑप्शन पर चर्चा हो गई। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देख लीजिए। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, कौन सा समास है इसमें? नीलकंठ में। दोस्तों इसमें दोनों प्रकार के समास हैं। बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है। अब आप बताइए कौन सा समास है? ये जो परीक्षा हुई थी ना दोस्तों, तो इसमें कौन सा माना गया नीलकंठ में? इन्होंने ना नीलकंठ में कर्मधारय मान लिया था, परंतु ये गलत है एक विचार के अनुसार। तो क्योंकि इसका तीसरा हाथ निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? शंकर हो जाएंगे, भगवान शंकर। नीलकंठ जिन्होंने जहर ग्रहण करने के कारण उनका कंठ नीला हो गया। परंतु अब देखो कर्मधारय के अनुसार, देखो नीला और कंठ, नीला कंठ, कंठ की व्यवस्था है कि वो नीला है, तो इस प्रकार कर्मधारय भी है। तो उनके अनुसार ये भी सही है। पहले कर्मधारय है, उसके बाद क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। उनका ऐसा कथन था इस बारे में। आगे देखो, गंगा यमुना में कौन सा समास है? कर्मधारय, अविभाव, द्वंद्व, द्विगु। ये निशानी आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका उत्तर तक। बस इतना सा छोटा सा निशान है। बताओ जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब, द्वंद्व आप नहीं समझते हो क्या? द्वंद्व मतलब दो चीज़ों में ये लूँ कि वो लूँ, ये करूँ कि वो करूँ। वो जो हमारे मन में द्वंद्व बता ना, वो अब गंगा है कि यमुना है, गंगा है कि यमुना है, तो द्वंद्व आ रहा ना। उस निशान कब आता है? योजक चिन्ह कब आता है? जब दो शब्दों के बीच में को एक संबंध बताया जाए तब। ठीक है,
तो इस प्रकार का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो, मुख शब्द का विलोम है, कौन सा है, मौनी, वाचाल, मौन और वाचक। बताओ जल्दी से, 20 क्वेश्चन का उत्तर बताओ। मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, वाचाल होता है। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहता है, जो कम बोलता है या नहीं बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला देखो 21, जिसे जाना न जा सके के लिए एक शब्द है, संज्ञेय, ज्ञेय और गई। बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका, अज्ञेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है, लभ्य, अलभ्य, दुर्लभ्य, सुलभ्य या सुलभ। बताओ जल्दी से। बिल्कुल क्या हो जाएगा, दुर्लभ। दूर नहीं होता कठिनाई या बुरा। ठीक है, तो जो कठिनाई से किससे प्राप्त हो वो क्या जाता है, दुर्लभ हो जाता है। जो प्राप्त नहीं किया जाए इसको अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो सुलभ, और जो प्राप्त करने योग्य वो लभ्य। ठीक है, ये 4 प्रश्नों का उत्तर मिल गया आपको, 4 ऑप्शन का। लभ्य मतलब जो प्राप्त करने योग्य, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अलभ्य जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्लभ जिसे कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। सुलभ जिसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे देखो 23 क्वेश्चन है, सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, जन, सज, से, सत। बताओ जल्दी से, 23 क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, ये वही बात है ना, सत और सत की बात आ गई। तो यहाँ पे क्या माने हम, यहाँ पे हम सत मानेंगे। ठीक है, और इन्होंने ऑप्शन ये दिया है तो सत देते तो बात अलग है, सोचते कुछ, पर इन्होंने सत दिया है तो बात ही नहीं है, सत मान लिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखो, खुशबू में कौन सा प्रत्यय है, सबको ही पता है खुशबू में कौन सा प्रत्यय है। बहुत आसान प्रश्न, जल्दी से बता दो इसका। बिल्कुल बू है। बू क्या है, प्रत्यय है। खुश यानी क्या, अच्छा प्रत्यय इसमें बू नहीं है, इसमें उपसर्ग है खुश। बू क्या है, मूल शब्द। बू यानी क्या होता है, वो गंध। ठीक है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक डाउटफुल है ना। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, एक ही लकड़ी से हाँकना, मुहावरे का क्या अर्थ है, जानबूझकर दुख देना, सबसे एक जैसे व्यवहार करना। तो एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप प्रश्न को। मुहावरे और लोकोक्ति में मैंने आपको अंतर बता दिया। अच्छा, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे वो होते हैं जिनके पीछे ना लगा होता है, जो अपने आप में अपूर्ण होते हैं, और जिनका लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता है, वो क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। और इनके विपरीत लोकोक्ति होती है, जो अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, और जिनका लिंग, वचन, कार्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया अपना कंप्लीट। आगे देखो, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है, क्या होता है, कहा इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो अवसरवादी व्यक्ति होता है ना, वो देखो गंगा गए जमुना, गंगादास मतलब जिसको जहाँ पे अपना लाभ मिल रहा था, अपना अवसर प्राप्त करना था, वो वहाँ चला गया। जमुनादास गए मतलब जमुनादास कहाँ गए, जमुना में गए, यमुना में गए। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि व्यक्ति अपने अवसर या अपने जो काम से मतलब रखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवसरवादी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, वो सभी को बहुत साधारण सा प्रश्न नहीं है, जगत प्लस नाथ है ना, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जगत प्लस नाथ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बहुत शानदार प्रश्न है, स्वागत कई बार आ चुका है, पुराना प्रश्न है, अब नहीं आता है, तो इसका हम सब जानते हैं, शोधन आगत होता है। साधारण सा प्रश्न है, इसमें क्या चर्चा करनी। आगे देखो, दयालु का विलोम शब्द क्या है, ये बताओ मुझे जल्दी से। अक्रूर नहीं होगा इसका, क्रूर होता। क्रूर होता तो हम मान लेते हैं कि दयालु का क्रूर है, पर अच्छा क्रूर भी नहीं होता तो भी क्यों नहीं होता, वो मुझे बताओ जल्दी से। क्योंकि ये जो निर्दय है ना, दया से जुड़ा हुआ, दया के पीछे आलू पर तेल लगाने से क्या होता है, दयालु हो जाता है। और जो दया शब्द है ना, उसके आगे निर पर तेल लगाने से, ये निर उपसर्ग लगाने से निर्दय हो जाता है, तो एक दूसरे का विलोम शब्द बन जाता है ये। ठीक है, और अंतिम प्रश्न, अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण का कारक चिन्ह है, बताओ।
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 30 क्वेश्चन को हम पूरे कर चुके हैं। लास्ट प्रश्न है, अधिकरण का कारक चिन्ह बताइए। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या, मैं, ठीक है, मैं पेपर, अधिकरण मैं पेपर, हमने वो पढ़ा होगा। तो इस प्रकार आज का हमारा हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक आप हमारे पूर्ण वीडियो देखिए अच्छे से, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई समस्या है तो बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी जिसमें आपकी चाह सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे अब आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।